हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल वोवेन लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी इसी चल रही होगी। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय के अंतर्गत हमने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक सभी चैप्टर्स के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे उनकी चर्चा कर ली थी। और उसी कड़ी में आज हम चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स है उनकी चर्चा करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए अब हम फटाफट शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतारें थी, जो क्षैतिज पंक्तियां थी, जो हॉरिजेंटल लाइंस थी, उनको क्या कहा जाता था। तो आप सब जानते होंगे कि जो इस तरह की लाइन थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में, ये क्षैतिज लाइन होती है, इनको क्या कहा गया था? तो इनको आवर्त कहा गया था। और जो खड़ी लाइनें थी उन खड़ी लाइनों को वर्ग या समूह कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो सबसे पहली कमी थी वो कमी क्या थी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में किन तत्वों को उचित स्थान पर रखने में कठिनाई उत्पन्न हुई, या मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसके अंदर किन तत्वों को उचित स्थान पर रखने में सबसे क्या हुई? समस्या उत्पन्न हुई। तो वो कौन से तत्व थे? वो सारे भारी तत्व थे, उनको मेंडलीव की आवर्त सारणी में सही स्थान नहीं दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसका आधार क्या था? तो उसका आधार था परमाणु द्रव्यमान। क्या था? परमाणु द्रव्यमान था जो मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार था। आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के ऊपरी भाग में तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड को दर्शाया गया था। इनमें प्रत्येक तत्व के लिए अंग्रेजी के एक खास अक्षर का प्रयोग किया गया था। वह अक्षर कौन सा था? इसके लिए ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड, इनके लिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें जो सबसे ऊपरी वाला भाग है उस भाग में दर्शाया गया था। और उसके लिए किन अक्षरों का प्रयोग किया गया था? तो उसके लिए आर्क अक्षर का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? अभी हमने बताया था कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी का आधार था वो क्या था? वो परमाणु द्रव्यमान था, एटॉमिक मास नंबर था। आगे, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजकता या संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या परिवर्तन होता है वो आपको बताना है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें समूह में ऊपर से नीचे यानी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो संयोजकता है या जो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या रहती है? वो स्थिर रहती है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाई से दाई ओर जाने पर, कहां पर? बाएं से दाई, यानी आपको इस तरह जाना है। जाने पर परमाणु की जो साइज है, जो आकार है, उसमें क्या परिवर्तन आता है वो आपको बताना है। तो इसी स्थिति में जो परमाणु का आकार है वो क्या होता है? वो आपके घटता है। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्व के जो धातुई गुण हैं, जो धात्विक गुण द्रव्य है, उनमें क्या परिवर्तन होता है वो आपको बताना है। तो जो धात्विक गुण द्रव्य है उसमें क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, यानी वो बढ़ते हैं। आगे, वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न है कि जो वर्ग 1 है उस 1 के तत्व को क्या कहते हैं? तो उसमें कौन सी है? सारी ही सार धातुएं मौजूद है। आगे, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? जो द्वितीय आवर्त के तत्व है उनके जो बाहरी कक्षा है वो बाहरी कक्षा कौन सी मौजूद होगी? उसमें K, L, M, N कौन सी होगी? तो जो द्वितीय आवर्त के जितने भी तत्व है उनका जो बाहरी सेल है वो कौन सा होगा? वो आपका M सेल होगा। अब आपको ये चीजें अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास देखो, उसको बहुत अच्छे से देख लो। उसके बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप इन सारे प्रश्नों के जवाब आप खुद ही दे दोगे। ये मेरा पूर्ण रूप से आपसे वादा है। तो आप एक बार व्याख्या वाली क्लास जरूर देख ले। उसके बाद मैंने पाठ के भीतर के प्रश्न भी सॉल्व करा दिए हैं, अभ्यास के प्रश्न भी सॉल्व करा रखे हैं। तो वो क्लासेस आप जरूर देख ले ताकि इन प्रश्नों को समझने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा पूर्ण रूप से आपसे वादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह यानी वर्ग ग्रुप की संख्या
कितनी है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल सरल प्रश्न है, आप सब जानते होंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग है। आगे, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो सल्फर कितने नंबर पे आता है आप सब जानते होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, है ना। अब सल्फर के बाहरी कोश में कितने आएंगे आप देख लो। ठीक है, कितना आता है? 16 नंबर पे, है ना। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने होंगे? 6। सही है ना। सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एक बार देख लेना आप। ठीक है, आवर्त सारणी मैंने बना रखी है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, यानी 16 नंबर पे आती है। यानी 2, 8 और 6 ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यानी कि 72 कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं? ये तो बिल्कुल सरल है कि वर्ग 11 के जितने भी तत्व है वो सब मृदा धातुएं कहलाती है, मुद्रा धातुएं नहीं। ये कौन सी है? मृदा धातुएं कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे, चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? जो आपका चौथा आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या कितनी है? तो उसमें तत्वों की संख्या 18 है। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? जो छठा आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या कितनी है? तो उसमें 32 है। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी बटी हुई है, कितने ब्लॉकों में बटी हुई है? आप सब जानते होंगे एस, पी, डी और एफ। कितने ब्लॉक है? एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। यानी टोटल कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक है। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी में नीचे की जो क्षैतिज कतारें हैं इन्हें किस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है? यानी सबसे जो नीचे के 2 श्रेणियां जो आवर्त पाए जाते हैं वो कौन से ब्लॉक के हैं? तो एस, पी, डी, एफ ब्लॉक के। ठीक है, कौन से ब्लॉक के हैं? एफ ब्लॉक के तत्व है वो। आवर्त में बाएं से दाएं और जाने पर तत्वों की जो संयोजकता है उसमें क्या फर्क पड़ता है? कहाँ जाना है? बाएं से दाएं। तो जब आप बाएं से दाएं जाओगे तो संयोजकता क्या होगी? संयोजकता बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा। आगे, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? ये तो बिल्कुल सरल है, मैंने कई बार समझा रखा है कि जो एक पिकोमीटर है वो किसके बराबर होता है? तो वो 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। इसके बराबर, सॉरी, पिकोमीटर होता है 10 की घात -12 मीटर के बराबर। जबकि जो माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ये सब मैंने चैप्टर की व्याख्या में बहुत अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, पिकोमीटर क्या होता है। तो एक पिकोमीटर होता है 10 की घात -12 मीटर के बराबर। आगे, अक्रिय तत्व कौन सा है? तो जितने भी जो आपकी अक्रिय गैस है जिसमें हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये सारे क्या है? ये सारे ही क्या है? अक्रिय तत्व है, नोबल गैस है। तो इसमें से कौन सी हो जाएगी? हीलियम। फिर अगला प्रश्न है आपका, वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 2 के तत्व, तो वर्ग 2 के तत्व है वो कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। अगला, वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो वर्ग 17 के जितने भी तत्व है वो सब कहलाते हैं हेलोजन। आगे, वर्ग 1, 2 और 13 से 17 तक वे सभी तत्व क्या कहलाते हैं? कौन कौन से? वर्ग 1 के, वर्ग 2 के और 13 से 17, जिसमें 13, 14, 15, 16 और 17 ये सारे जो तत्व है वो सब मिलके क्या कहलाते हैं? तो वो सब कहलाते हैं प्रतिनिधि तत्व। क्या कहलाते हैं? प्रतिनिधि तत्व। अगले, वर्ग 1 और 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो जो आपका ग्रुप 1 और 2 है वो एस ब्लॉक के तत्व है। आगे, वर्ग 13 से 18 तक के तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? तो वो पी ब्लॉक में, एस, पी, डी और एफ। वर्ग एस में कौन कौन से हैं? 1 और 2। फिर पी में कितने हैं? 13 से 18। फिर डी और एफ, उनकी चर्चा हम अभी आगे करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी समूह में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता या संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? किसमें? ग्रुप में, समूह में। तो समूह में अभी हमने देखा था कि एक समूह में जितने भी तत्व हैं उन सबके जो संयोजक इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या हमेशा समान होती है। आगे, वर्ग 13 से लेकर 12 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके संक्रमण तत्व। क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक, आगे, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में, ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जानों पर कोषों की संख्या में क्या होता है?
तो कोषों की संख्या है वो आपकी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ठीक, आगे क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे, यानी 2, 8 और 7। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। ठीक है, Cl17 है। तो उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। किसी आवर्त में, किसमें? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या में क्या होता है? तो जब बाएं से दाएं जाएंगे तो कोषों की संख्या स्थिर रहती है, लेकिन हम वर्ग में अगर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। आगे, आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती है? तो धातुएं हमेशा बाईं ओर स्थित होती है। आज आवर्त सारणी में अधातुएं किस ओर स्थित है? तो अधातुएं कौन सी दिशा में स्थित होती है? तो वो दाईं ओर। बाईं ओर धातु, दाईं ओर अधातु, और बीच में जो सीढ़ी नुमा संरचना होती है उसमें उपधातु स्थित होती है। दूसरे आवर्त में कितने तत्व है? जो आपका दूसरा आवर्त है, ठीक है, उसमें कितने तत्व है? उसमें 8 तत्व है। फिर आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें से असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। देखो, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, बिल्कुल सही बात है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, सही बात है, क्योंकि धात्विक गुण बढ़ेगा तो ऑक्साइड क्या होंगे? सॉरी, धात्विक प्रकृति घटेगी तो ऑक्साइड की जो अम्लीय प्रकृति है वो बढ़ेगी, यानी सारे गुण बढ़ेंगे। फिर परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, ये गलत है, यानी कथन सी है वो आपका गलत होगा। आगे, आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व क्या कहलाते हैं? किसमें? 18वें समूह में जो उपस्थित तत्व है वो सब निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं, जिन्हें हम अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं या नोबल गैस कहते हैं, जिसमें हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये सारी ही गैसें शामिल हैं। आगे, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो जो शून्य समूह है उसका तत्व है वो आपका हो जाएगा हीलियम। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन वही अक्रिय गैस। आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है? किसमें? आवर्त में। ठीक है, आवर्त में इलेक्ट्रॉनों को जो त्याग करने की प्रवृत्ति है वो क्रमानुसार क्या होती है? बढ़ते जाती है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तत्वों का जो वर्गीकरण है उसके अगर हम प्रारंभिक वर्गीकरण की बात करें तो सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? तो वो मेंडलीव का रहा है। आवर्त सारणी में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सब क्या है? ये सब धातु है, अधातु है, गैस है या उपधातु है? तो ये सब क्या है? ये आपकी सब उपधातु है। निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव के समय में ज्ञात नहीं था? वो आपको बताना है कि जिस समय मेंडलीव ने सारणी दी थी उस समय जो गैलियम है वो ज्ञात नहीं था। आगे, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या है जो 114 है, जिनको आवर्त सारणी में संख्या स्थान दे दिया गया है। हालांकि ज्ञात तत्वों की संख्या 200 से भी ऊपर है, लेकिन आवर्त सारणी में जो तत्व है वो अभी वर्तमान में 114 ही है। आगे, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको मिला? तो इनमें से किसको मिला सबसे अधिक श्रेय? तो मेंडलीव को। आगे, निम्न में से किस तत्व ने के लिए मेंडलीव ने अपनी सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा तत्व था जिसके लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ा था? तो वो था पीबी लेड। आगे, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत था, ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर 8 तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से मेल खाता था, मिलता जुलता था। इसे न्यूलैंड का कौन सा सिद्धांत कहते हैं? तो इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे, सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला वैज्ञानिक कौन था जिसने प्लेटिनम को एक उत्प्रेरक के रूप में पहचाना? उत्प्रेरक क्या होते हैं? ये आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया की जो दर है, गति है, उसको कम या ज्यादा करने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं उत्प्रेरक। तो इसको पहचानने का काम जो सबसे पहले किया था वो डोबेराइनर महाशय ने किया था। निम्न में से कौन सा समूह डोबेराइनर त्रिक बनाता है? डोबेराइनर ने 3-3 का समूह बनाया था, तो इसमें से वो कौन सा है? तो वो है कैल्शियम वाला। ठीक है, आगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान 35.5, 79.9 और 126.9 है। क्या यह समूह त्रिक नहीं है? त्रिक है, अष्टक सिद्धांत पर आधारित है, क्या है ये आपको बताना है। तो ये तीनों
जो है वो क्या है, ये तीनों ही त्रिक है। क्या है, त्रिक है, कैल्शियम, ब्रोमीन और आयोडीन। धात्विक अभिलक्षण समूह में नीचे जाने पर क्या होता है, जो धात्विक गुणधर्म है वो जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने हैं तो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होते हैं, घटते हैं। आगे, निम्न में से कौन क्षारीय धातु या सार धातु नहीं है, वो आपको बताना है। तो जो मैग्नीशियम है वो आपकी सार धातु नहीं है। अगला, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो प्रवृत्ति है वो किस तरह बदलती है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति है वो क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। आगे, Ne की परमाणु संख्या क्या है, 10 है, नियोन की, है ना। तो इसकी आवर्त संख्या होगी, इसकी आवर्त संख्या कौन सी होगी वो आपको बताना है। तो ये दूसरे आवर्त में मौजूद है। आगे, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम 2 नंबर पे आता है, तो उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप सब जानते होंगे 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला प्रश्न है आपका, वो है क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन कौन से हैं। क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, एक Cl35 है और एक Cl37 है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो 2, 8 और 2, यानी कितनी होगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। आगे, परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर किस प्रकार बदलती है। क्या, परमाणु की त्रिज्या, तो जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या होती है, वो आपकी घटती जाती है। आगे, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में, यानी जो धात्विक गुणधर्म है वो आवर्त में क्या होते हैं, वो घटते हैं, और वर्ग में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। हीलियम, नियोन और आर्गन ये कैसी गैसें हैं, तो तीनों ही है वो निष्क्रिय गैसें हैं, जिन्हें हम अक्रिय गैस है, नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो जो परमाणु आकार है, परमाणु आकार में क्या होती है, बढ़ोतरी होती जाती है। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इसमें कोषों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। डोबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को 3-3 समूहों में वर्गीकृत कर किया था। इन समूहों को क्या कहा जाता है, इन्हें त्रिक या ट्रिपलेट कहा जाता था। आबंध बनाते समय अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अतः ये विद्युत की क्या होती है, ये विद्युत की, अतः ये विद्युत क्या होते हैं, ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जबकि जो धातु है, धातु इलेक्ट्रॉनों को दान करती है, अतः ये विद्युत रूप से कैसे होती है, धनात्मक होती है। ठीक है। आगे, आबंध बनाने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है ना, अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, धातु में त्यागने की। तो धातु कैसी होती है, धनात्मक प्रकृति की होती है। अगला प्रश्न है, वो है समस्थानिकों के रासायनिक गुण धर्म तो समान होते हैं, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है वो कैसे होते हैं। तो समस्थानिकों के जो परमाणु द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। समस्थानिक यानी इनका स्थान तो समान होता है, लेकिन इनके जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग होते हैं। आगे, किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है, किसमें, समूह में। तो समूह में जितने भी सदस्य हैं उन सबके इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है, वो एक समान होती है। ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से समूह में मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था, यानी इनमें से कौन सा समूह है जो मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी दी थी उस समय ज्ञात नहीं था। तो जो क्षारीय वर्धा धातु है वो उस समय ज्ञात नहीं थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन हेलोजन समूह का सदस्य है वो आपको बताना है। तो इसमें से जो बेरियम है वो कौन से समूह का है, वो हेलोजन समूह का सदस्य है। अगला, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वो कौन सी होती है, तो वो होती है 2n² के अनुसार। ठीक है। अगला, समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जो परमाणु संख्या है वो कैसी होती है, तो वो परमाणु संख्या समान होती है। अगला, वर्ग 1 के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। तो वर्ग 1 के जितने भी तत्व है जो S ब्लॉक में आते हैं उनकी संयोजकता कितनी है वो आपको बताना है। तो उनकी सबकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी, जिसमें हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, है ना। हेलिना की रब से फरियाद, मैंने आवर्त सारणी की जो ट्रिक बताई है उसमें सारे तत्व ट्रिक से याद कराए हैं, वो क्लास भी आप देख ले ताकि आपको आवर्त सारणी अच्छे से याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं, वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है।
तो वर्ग 18 में जितने भी तत्व है वो सब अक्रिय या नोबल गैस है और उनका जो बाहरी कोश है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, भरा हुआ होता है। यानी उनकी जो संयोजकता है वो कितनी है, 0 है, 0। तभी उन्हें क्या कहा जाता है, निष्क्रिय या अक्रिय गैस भी कहा जाता है। यानी वो किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सेलों की संख्या से क्या निर्देशित होगा। यानी कि कोई तत्व है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या पता लगता है, सेलों की संख्या, क्या उसमें कक्षक या कोषों की संख्या कितनी होगी, तो उसे क्या पता लगता है, उसे आवर्त संख्या का ज्ञान होता है। आगे, अगर तत्व के बाह्यतम सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उनकी वर्ग संख्या क्या होगी। तो उनकी जो वर्ग संख्या है वो या तो 1 होगी या फिर 2 होगी। यानी वो किस ब्लॉक में होगा, वो एस ब्लॉक का सदस्य होगा। और ऐसी स्थिति में उसके जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहरी कोष में है वो केवल 1 या 2 ही मौजूद होंगे। आगे, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनकी निम्नांकित में कौन कौन संख्या ज्ञात की जा सकती है। किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम उसकी आवर्त संख्या भी निकाल सकते हैं और उसकी वर्ग संख्या, यानी कि जो आपकी क्षैतिज है आवर्त में रो और कॉलम, ठीक है ना, रो और कॉलम या जो ग्रुप है उन दोनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी ए और बी दोनों। अगला, समूह में यानी ग्रुप है जो आपका, उस ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो धात्विक प्रकृति है उस धात्विक प्रकृति में क्या परिवर्तन आता है, तो वो क्या होती है, धात्विक प्रकृति बढ़ती है। और जब आवर्त में बाएं से दाएं ओर चलते हो तो उस समय जो धात्विक प्रकृति है वो क्या होती है, घटती है। क्योंकि धातुएं कौन सी दिशा में है, धातुएं आवर्त सारणी में बाईं ओर है और अधातुएं कौन सी दिशा में है, वो दाईं ओर है। जबकि इन दोनों के बीच में जो जिग जैग आकार में है वो कौन सी है, उपधातु है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, जर्मेनियम और ऑर्सेनिक ये तत्व क्या है। तो जो जर्मेनियम और ऑर्सेनिक तत्व है वो दोनों ही क्या है, उपधातु है। अगला, एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो किसके अनुसार आप ज्ञात करोगे, 2n² के अनुसार। तो एम कोष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी होगी, 32 होगी। ठीक है, एम कोष कितने पे आता है, 3 नंबर पे, यानी 2 3 का स्क्वायर, यानी 2 गुणा 9, यानी अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18। निम्नांकित तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशीलता क्रम कौन सा है। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा बी। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, आगे, Cl2O7 क्या है, Cl2O7 का गुण क्या है ये आपको बताना है। इसका जो गुण होगा वो होगा ये प्रबल अम्लीय। कैसा होगा, प्रबल अम्लीय। अगला, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में मौजूद है वो आपको बताना है। तो ये सब तत्व तीसरे आवर्त में मौजूद है। कहां पर, तीसरे आवर्त में। अगला, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन ये किस आवर्त के तत्व है ये आपको बताना है। तो ये सब जो तत्व है ये सब दूसरे आवर्त के तत्व है। आगे, तत्व X और XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। तत्व X है वो XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और जिसका गलनांक बहुत उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व किस समूह के अंतर्गत होगा ये आपको बताना है। तो ये कौन सा तत्व होगा, मैग्नीशियम, है ना। और मैग्नीशियम कौन से तत्वों में होगा, मैग्नीशियम ये कौन सा है, ये मैग्नीशियम नहीं है, Me तत्व है, सॉरी Me का ये इसका नाम मुझे नहीं पता, याद आ रहा है, आप देख लेना। तो ये तत्व कौन सा होगा, तो Me तत्व होगा। कौन सा तत्व होगा, Me तत्व होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी। न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था उसकी कमी क्या थी कि यह जो नियम है ये हल्के तत्वों के लिए ठीक से लागू नहीं होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 5 के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स थे उनकी चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कैसे उत्तर बताए हैं तो आप चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास बिल्कुल जरूर से जरूर देख लें, ताकि ये सारे प्रश्न आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी मेहनत और क्लास पसंद आ रही है
तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।